हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रायः हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है वृक्षारोपण। और प्रकृति ने यह हमें नेचुरली प्रदान किया है वनाच्छादित क्षेत्रों के रूप में। अब चाहे वो सदाबहार वन हो, चाहे वो पर्णपाती वन हो, यदि हमें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे मुद्दे को कंट्रोल करना है तो हमें इन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, अर्थात इनको संरक्षण प्रदान करना होगा। शायद इसीलिए विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट, विभिन्न प्रकार की स्थानीय संस्थाओं के द्वारा इनको बचाए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। अब यदि एक स्टडी पर हम आते हैं तो एक स्टडी में यह बात कही गई है कि वर्तमान में जिस हिसाब से हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, अर्थात कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, यदि इस गति को धीमी नहीं किया गया तो यह बात थोड़ी सी गलत साबित हो सकती है। इसका मेन कारण यह है कि लगभग 68% तक ये समशीतोष्ण वर्षावन नष्ट हो सकते हैं और ये टाइम बताया गया है लगभग 2100 जो ईयर है वो आते आते तक। अब ये किस प्रकार से होगा, आज के वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा कि यदि ये पूरी PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से यानी कि आगामी वीडियो से मैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा। देखिएगा कि एक संस्था, एक विश्वविद्यालय है जिसने यह रिसर्च की है, यूनाइटेड किंगडम का लीड्स यूनिवर्सिटी ने यह स्टडी की है और स्टडी में यह पाया है कि जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, यदि इस गति को नियंत्रित नहीं किया गया, पहले भी यह बात कही जा चुकी है कि भाई ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कंट्रोल किया जाना यह बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि कोई भी देश इस पर एग्री नहीं कर रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हमें किया जाना चाहिए। यानी कि यदि मैं कोई कार्य कर रहा हूं और मैं उसको कंट्रोल करने के लिए यदि प्रयास भी कर लेता हूं तो मेरे आसपास जितने भी नेशन है या फिर मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं, परंतु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाह रहा है, जिसके कारण सभी लोग अपनी सीमा तो बना रहे हैं कि हमें इतना कार्बन उत्सर्जन करना है 2030 तक, 2040 तक, परंतु नियंत्रित उस आशा से नहीं, उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ने के कारण यह बात कही जा रही है कि यदि ऐसा हुआ, इसी गति से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन चलता रहा तो 2100 आते आते तक हम समशीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन का लगभग 68% भाग खो, इवन ये 68% और ज्यादा बढ़ सकता है और ये वन क्षेत्र लगभग 90% तक नष्ट हो सकते हैं। यदि बात करें तो आपको कनाडा, अमेरिका, चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में मुख्यतः ये समशीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार बता देता हूं कि एक्चुअल में वर्षावन होते क्या हैं। देखिएगा, आपने पश्चिमी घाट पर्वत हो या फिर चाहे वो कोरोमंडल तट वाला एरिया हो, नीलगिरी पहाड़ी वाला क्षेत्र हो, भारतीय भूगोल में आपने इन एरियाज के हिसाब से वर्षावनों को पढ़ा होगा। यानी कि यहां पर आपको सदाबहार वनों का विकास देखने के लिए मिलता है। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जहां पर प्रायः लगभग 79 से लेकर 394 इंच तक की बारिश देखी जाती है और इसको हम एक डेटा के हिसाब से यदि हम लें तो लगभग 200 इंच तक जहां पर ईयरली वर्षा देखी जाती है, इसको आप सदाबहार वन की कैटेगरी में रखते हैं। और प्राय ये कहा जाता है कि जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, ये कहने सुनने के लिए अच्छा है, परंतु यदि 12 मंथ होते हैं पूरे ईयर में तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 10 माह जहां पर वर्षा होगी वहां पर ये सदाबहार वनों का विकास होगा। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो कि अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते और विभिन्न प्रकार की जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कारण यह है कि बायोडायवर्सिटी यहां पर बहुत सघन पाई जाती है और कई प्रकार की प्रजातियां यहां पर निवास करती हैं। सदाबहार वनों के कंटेक्स्ट में आप साउथ अमेरिका को याद रख सकते हैं अमेजन घाटी के रूप में, कांगो बेसिन, मैकोंग घाटी वाला एरिया जो सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है। भारत के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो नीलगिरी वाला एरिया आता है जिसको हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड के कुछ प्रमुख सदाबहार वनों की कैटेगरी में आते हैं।
याद रखना कि इसके लिए जो आवश्यक तापमान है ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दैनिक तापमान की मैं बात कर रहा हूं, ना कि वार्षिक। ये कुछ वनस्पतियां हैं जो कि सदाबहार वनों की विशेषताएं हैं। और वर्ल्ड में दो प्रकार के सदाबहार वन देखने के लिए मिलेंगे। एक आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और एक आते हैं समशीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हीं को कई बार शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, तो इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब जरा इस कंटेक्स्ट को यदि हम समझें कि भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, इनको यदि कहा जाए कि ये हैं हमारे सदाबहार वन, तो नो डाउट इसमें हमको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होता। बट अक्सर डाउट यहां पर आ जाता है कि ये समशीतोष्ण वर्षा वन क्या है भाई। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है, अर्थात यदि इसके हिसाब से हम लें तो लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो एरिया आता है, ये 66.5 डिग्री यहां पर आएगा, है ना। नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगेंगे भाई कि ये गलत बनाया है ना। 66.5 डिग्री के मध्य का जो एरिया आता है, इसको कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया। परंतु मध्य वाले क्षेत्र तक, अर्थात इस एरिया तक जिन वनों का विकास आप पाएंगे, उनको कहा जाता है समशीतोष्ण रेन फॉरेस्ट या फिर वर्षा वन की कैटेगरी वाले वन। अब इनके लिए आवश्यक कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती जैसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए बोलते हैं कि भाई 200 इंच तक बारिश हो। बस कुछ प्रकार के वेदर फिनोमेना इसके लिए आवश्यक होते हैं जिनके द्वारा इनका विकास होता है। इनकी महत्वपूर्णता ये रहती है कि जितने भी प्रकार के समशीतोष्ण वन हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है, मैंने इसीलिए बोला था कि भाई इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, फिर इसके आप नोट्स बना लेना और अपने हिसाब से इसकी नोट्स मेकिंग आप कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का इसको प्रयास करता हूं। अब चलिएगा कि यदि ये समशीतोष्ण वन नष्ट होते हैं तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखिएगा, हर प्रकार के वन अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वर्ल्ड का किडनी और फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वन को, और साथ में कांगो बेसिन के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सभी प्रकार के वन ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करने का काम करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो वातावरण है इसको नियत बनाए रखने का कार्य करते हैं। सेम एज आप समशीतोष्ण के लिए भी यह डेटा अप्लाई करेंगे, परंतु याद रखना कि जो समशीतोष्ण वन होते हैं इनमें ऐसी प्रजातियां निवास करती हैं जो कि वर्ल्ड में और कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और साथ ही साथ जो कार्बन संग्रहण क्षमता है इनकी उच्च होती है, अर्थात अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले वनों के कंपैरिजन में इन वनों में कार्बन संग्रहण की क्षमता अधिक होने के कारण ये वन हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और यदि ये नष्ट होते हैं तो इनके नष्ट होने का मेन कारण यानी कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय वन भी नष्ट होंगे। तो ये समशीतोष्ण इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि समशीतोष्ण एक्चुअल में उस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं जहां पर कंपैरेटिवली तापमान कम है। और यदि वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो कोई ऐसा डोम तो हमारे पृथ्वी पर है नहीं जो केवल और केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ही तापमान बढ़ाएगा। यदि वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट होगा तो इसके कारण कई जलधाराएं भी गायब होंगी, जिसका डायरेक्ट आप एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम से ले सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा प्रभावित जलधारा है जलवायु परिवर्तन के कारण। अर्थात जैसे जैसे सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप पाएंगे कि गल्फ स्ट्रीम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। यह एक प्रकार की जलधारा है ना। तो ऐसी और भी कई जलधाराएं प्रभावित होंगी। और नॉट ओनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बल्कि समशीतोष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलधारा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और जब किसी भी एरिया की जलधारा प्रभावित होती है तो वहां का वेदर फिनोमेना का प्रभावित होना, जलवायुवीय घटना का प्रभावित होना एक सामान्य सी प्रोसेस हो जाती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला ये जो फॉरेस्ट फायर है और जो अन्य प्रकार की एक्टिविटीज हैं, अब जलवायु परिवर्तन को इतना क्रिटिसाइज ना करते हुए हम थोड़ा सा मानवीय क्रियाओं पर भी चलें। तो मानव भी जैसे जैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है वैसे वैसे वनों का लगातार कटाव कर रहा है। अब वनों का कटाव करने का जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है यह भी तो वनों पर पड़ेगा कि भाई यदि वनों का कटाव होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। और यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है तो कहीं ना कहीं जो कार्बन संग्रहण की क्षमता थी यह प्रभावित होगी, क्योंकि ना ही रहेंगे वन और ना ही उनमें स्टोर हो पाएगा कार्बन। वन होंगे जब ही कार्बन स्टोर होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी जब ही ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो मानवीय क्रिया है यानी कि इस आर्टिकल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझें तो केवल और केवल हम ये समझते हैं
कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके कारण ये 68% वनों को नष्ट किए जाने की बात कही जा रही है, बट ऐसा नहीं है। याद रखना, मानवीय क्रियाओं में मानवीय क्रियाओं के द्वारा जलवायु परिवर्तन तो होता ही है, साथ में यहां पर उन मानवीय क्रियाओं को भी शामिल किया गया है जिनको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि जो वनों का कटाव हो रहा है और अन्य प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके कारण यह आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली ये जिस एरिया में उगते हैं वो कंपैरेटिवली गीले और ठंडे क्षेत्रों वाले स्थान होते हैं, यानी कि ये सदाबहार वन, समशीतोष्ण वर्षा वन गीले और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और गीले और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने के कारण ये गर्म जलवायु के लिए बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं माने जाते, और इसीलिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो गर्म जलवायु के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, और इसीलिए इनके नष्ट होने का खतरा बताया जा रहा है। और इसीलिए याद रखना कि प्रायः हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों सदाबहार वनों के कंटेक्स्ट में ये जानते हैं कि ये उस स्थान पर ज्यादा उगते हैं जहां पर वर्षा का जो औसत डेटा है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, और तापमान कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु जब आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे, अर्थात यदि ये हमारी पृथ्वी है, तो उच्च से निम्न अक्षांशों में जाने पर जो तापमान है इसमें गिरावट आती है, और इसीलिए इनको दुर्लभ कहा जाता है क्योंकि ये कम तापमान में भी सरवाइव करते हैं, अर्थात ठंडे प्रदेशों के ये वर्षा वन माने जाते हैं, और इनका विकास भी बहुत अच्छे से होता है। अब इनको क्या आपने देखा है, तो तमाम प्रकार के जो कांटेदार तमाम प्रकार के जो घने वन हम देखते हैं जो कि ठंडे क्षेत्रों में आपको मौजूद दिखाई देंगे, जैसे भारत के कंटेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये वन पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के ये सघन दिखाई देते हैं, ये उतने सघन नहीं होते जितने आपको अमेजन घाटी के आसपास के एरिया में देखने के लिए मिलते हैं, परंतु हाँ, इनकी सघनता भी बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट मानी जाती है, बहुत ज्यादा उचित मानी जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के उपाय के तौर पर इन्होंने बताया है कि भाई हमने जो लक्ष्य तय किया था, है ना, जो लक्ष्य हमने तय किया है कि 2100 आते आते तक जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होने पाए, अर्थात यदि 2 डिग्री सेल्सियस तक हुआ है दैट मीन्स कि हमने बहुत लंबे समय में पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। इससे पहले के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि संस्था ने एक और दावा किया है कि 2057 तक जो भारत का तापमान है ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है, और यदि ऐसा हो जाता है तो इसके भी कई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। अब जरा सोचिए कि ये तो भारत के कंटेक्स्ट में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक स्टडी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है, और ऐसे ना जाने कितने नेशन हैं, डेवलप और डेवलपिंग यानी कि विकसित और विकासशील देश, जो कि बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो क्या इस लक्ष्य को पाया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं, अर्थात 2100 आते आते तक जो हमने लक्ष्य तय किया है हम उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, और यदि इससे हम आगे निकलते हैं तो हम इस 68% वर्षा वन को खो देंगे, और यदि ऐसा होता है तो वर्ल्ड से कई प्रकार की बायोडायवर्सिटी, कई प्रकार की स्पीसीज और कई प्रकार से ह्यूमंस पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। स्पीसीज नष्ट होंगी वो तो एक अलग बात है, परंतु याद रखें एनवायरमेंट इकोलॉजी में हर एक जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसीलिए आवश्यक होता है कि यदि वर्षा वनों को बचाया जाए तो इसके द्वारा अन्य पारिस्थितिकी को भी आप नेचुरली आधार पर बचा सकते हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन और साथ में अन्य वो स्थान जैसे कनाडा, अमेरिका, चिली, यहां जितने भी वर्षावन पाए जाते हैं यहां अक्सर देखा गया है कि जब उच्च ग्रीष्मकालीन तापमान होता है तो कई एरिया में ये वर्षावन गायब हो चुके हैं, और यदि इस डेटा को हमने कंट्रोल कर लिया तो इसके द्वारा लगभग इसमें 9% तक की कमी लाई जा सकती है, अर्थात ये जो 68% गायब होने का हम दावा कर रहे हैं इसको कहीं तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो चैप्टर है ये आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से होने वाले दुष्प्रभावों में जो करंट का डेटा है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसके नोट चाहिए हो तो मैंने बता दिया है कहां से आपको डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ याद रखें कि ये पूरा का पूरा डेटा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है।
यदि अभी तक आपने स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैचेस, चाहे आप 2025 के यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर 2026 के यूपीएससी एस्पिरेंट हो, 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपने अभी तक स्टडी IQ के बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो याद रखें अभी 2026 और 27 के अभ्यर्थियों के लिए 25 नवंबर से सुबह 8 बजे से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 2025 के लिए फास्ट ट्रैक बैच हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में उनका भी लिंक है। जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मेरा कोड यानी कि AKB लाइव कोड का यूज करें, ताकि ये एक प्रकार का एप्रिसिएशन होता है, यानी कि उस फैकल्टी के लिए जिसका भी आपने कोड यूज किया है कि आपको उसका डेटा और उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मेरी फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और फ्री NCERT क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी। तो इन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और बाय नाउ पर क्लिक करके AKB लाइव कोड के साथ इतने 34,999 रुपए में 2027 के लिए ये बैच है, इसमें ज्वाइन होना है। और यदि 2026 आपका टारगेट है तो 28,999 रुपए में ये बैच आपको अवेलेबल किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपना रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।